सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, लगातार हम आपके गणित विषय का प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोग अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। अब इसी तरीके से और लोगों तक भी आपको इस क्लास को जोड़ना है, पहुंचाना है, तो अधिक से अधिक पहले शेयर कर लीजिए इस क्लास को। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग पूरे ध्यान से सोल्यूशन कराते हुए मैं चलूंगा। जल्दी आपको कैसे सॉल्व करना है ये सारी चीजें बताते चलूंगा। इससे पहले आप क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस रहती है। आपकी 20 क्वेश्चन की सभी आपके परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न है, प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं, तो पहली 5 अभाज्य संख्याएं आप लिख लीजिए और उनको जोड़ लीजिए। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होता है? 2, क्योंकि एक ना तो अभाज्य होता है ना तो भाज्य होता है। 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3, और 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आएगा 11, 11 के बाद 13। लेकिन हमको लेना है प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। अब इन्हीं को जोड़ लेना। 2 धन 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28। तो इस तरीके से योग कितना आ गया? 28। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे आंसर आप लोग बताया करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 10 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है। अब देखिए 5 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे छोटा यानी कि लघुत्तम, और सार्वगुणज का मतलब हो गया मल्टीपल। तो ये क्या हो गया? लासा निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो 5 10 और 35 का एलसीएम आप लोगे तो ये आ जाएगा 70। और इसके बाद सबसे बड़े सार्वगुणनखंड 5 10 और 35 के सबसे बड़े यानी कि महत्तम गुणनखंड यानी कि समापवर्तक, तो ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, HCF निकाल लेना है। तो इसका ट्रिक मैंने आपको बताया है। जो भी संख्याएं दी रही उसमें से अगर सबसे छोटी जो संख्या है वह बाकी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे रही है, पूरा पूरा काट दे रही है, तो वही जो संख्या हो जाती है वही हो जाती है HCF। तो 5 जो है वह 10 और 35 को विभाजित करता है, तो 5 जो हो जाएगा यही HCF हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है कि दोनों का अंतर कितना आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 70 माइनस 5। इन्हीं दोनों का, सबसे छोटे सार्वगुणज का और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का, दोनों का अंतर आपको बताना था। तो अंतर आ गया 65। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है? कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? बड़ी संख्या क्या? भिन्न बोलिए। तो 3/2 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें 2 से तो 1.5 इसका मान आ जाएगा, और इसमें देखिए भाग दे दीजिए तो इसका मान कितना आएगा? 4/3। 3 से भाग करेंगे 1, और 1 बचा है वो दशमलव बाद 10 हो जाएगा। 10 में 3 से भाग करेंगे 3 बार, फिर 1 बचेगा, फिर 3 बार, तो 1.33। फिर इसके बाद देखिए 5 में भाग करेंगे 6 से नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, 0 के बाद दशमलव लगा देंगे। अब देखिए 6 8 48, और उसके बाद बच जाएगा 2, तो 3 बार। फिर इसके बाद देखिए इसका मान निकालिए, तो इसका मान आ जाएगा 1 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर उसके बाद ये 6 बच जाएगा तो 8 बार जाएगा। तो इस तरीके से देखिए सबका मान आ गया। इसमें सबसे बड़ा मान किसका आ रहा है? 1.5 का, यानी 3/2 का। तो 3/2 जो हो जाएगा वह सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हो जाएगी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4 है, एक कस्बे के 1000 निवासियों में 60% पुरुष हैं जिनमें 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? अब यहाँ पे बात किया गया है कि एक कस्बा है,
उसके 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं। 1000 निवासी हैं तो पुरुष कितने हैं? पुरुष कितने हैं? पुरुष कितने हैं अगर यह देखा जाए तो ये हो जाएगा 1000 का 60%, यानी 1000 गुणे 60 गुणे 1/100, तो ये आ जाएगा 600 आ जाएगा। अब इसके बाद जिनमें से 20% साक्षर हैं, तो साक्षर पुरुष कितने हो जाएंगे? साक्षर पुरुष ये 600 में से 20% साक्षर हैं। 600 का 20%, 600 का 10% 60 होगा और 20% उसका दूना 120 हो जाएगा। साक्षर पुरुष हो गया 120। अब इसके बाद देखिए, यदि 25% निवासी साक्षर हों, साक्षर निवासियों की संख्या अगर की बात की जाए तो वह कितने हैं? 1000 के 25%, क्योंकि 1000 निवासी हैं उसके 25% जो हैं वह साक्षर हैं, यानी कि 250 लोग साक्षर हैं। तो महिलाएं कितनी साक्षर हुई? पुरुष 120 हो गए हैं साक्षर, तो अब 250 में जो बचेंगी वह महिलाएं ही बचेंगी। तो साक्षर महिलाएं अगर देखा जाए तो हो जाएगा 250 माइनस 120। कुल साक्षर निवासी में से पुरुष साक्षर निवासी घटा देंगे तो 130 जो हो जाएंगे वह हो जाएंगी साक्षर महिलाएं। अब इसके बाद पूछ रहा है कि कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह आप कैसे निकालेंगे? साक्षर महिलाएं हमने निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए 130 महिलाएं साक्षर हैं और कुल महिलाएं कितनी हैं? 600 पुरुष हैं निवासी, तो 400 महिलाएं होंगी, तो 400 से भाग करेंगे और 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत इसी तरीके से निकालते हैं। देखिए 0 0 कट जाएगा। अब 4 से काटेंगे 130 को, तो देखिए 4 त्रिक 12 और 1 बच जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर दशमलव लगेगा, 2 बचा हुआ है तो 5 बार, यानी कि 32.5। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा 32.5, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 32.5% महिलाएं जो हैं वह साक्षर हैं। तो यहाँ पे देखिए पुरुषों से ज्यादा साक्षर महिलाएं हैं, तो ऐसा प्रतिशत देखने को कम ही मिलता है। 20% जो है वह पुरुष साक्षर हैं इस कस्बे में और 32.5% महिलाएं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, ₹5 के 6 के दर से केले खरीद कर ₹6 के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ₹5 के 6 केले खरीदे गए हैं, ठीक, और ₹6 में 5 केले बेचे जा रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए ₹5 के 6 केले हैं, तो एक केला का क्रय मूल्य अगर हम लोग निकालें कि एक केला कितने रुपए का पड़ रहा है, तो देखिए ₹5 हमको लगाना पड़ा है। ₹5 में क्या मिला है? 6 केले मिले हैं, ठीक है, 6 केले मिले हैं, ठीक। तो इस तरीके से 6 से भाग अगर हम कर देंगे तो एक केले का दाम हमको मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए ₹6 के 5 केले बेचे जा रहे हैं, ₹6 के 5 केले बेचे जा रहे हैं, यानी कि एक केला का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए विक्रय मूल्य, एक केले का विक्रय मूल्य क्या होगा? 6/5, ठीक। अब देखिए लाभ कितना हो रहा है? एक केले पे लाभ कितना हो रहा है? लाभ देखिए 6/5 माइनस 5/6, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही हम लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद आगे सॉल्व करिए इसको। तो ये देखिए एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 30 और 6 चौक 36 और 5 बचे 25, तो ये हो जाएगा 11/30। लाभ हो गया 11/30। अब लाभ प्रतिशत हम निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत, तो ये कैसे निकालेंगे? जितना लाभ हुआ है और बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 5/6, तो यहाँ लिखिए 5/6। अब इसके बाद 11/30 गुणे 6/5, ठीक। अब 6 से काटिए 30 को, 5 बार
में कट जाएगा और ये हो जाएगा 11/25 और प्रतिशत में निकालना है तो 100 का भी गुणा होगा, यहाँ 100 का भी गुणा कर लीजिए, 100 का गुणा और प्रतिशत चिन्ह, ठीक है। 100 का गुणा तो 25 से 100 कटेगा 4 बार में और 11 का गुणा 4 में होगा तो ये आ जाएगा कितना, 44%। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, यदि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में रुपए 2600 हो जाती है तो राशि है। अब कोई मूलधन है, मूलधन कोई राशि है P, कोई प्रिंसिपल अमाउंट है P जो रेट 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में, टाइम जो है वह कितना है 6 वर्ष का, वह 2600 हो जा रही है, ठीक है। 2600 पूरी राशि हो जा रही है, यानी कि मिश्र धन जो है वह कितना हो जा रहा है 2600। तो हमको राशि पता करना है, P की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन यानी कि P प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100, ठीक। तो अब मिश्र धन हमको दिया गया है 2600 रुपए हो जा रहा है और मूलधन हमने माना है P, ठीक है। और यहाँ मूलधन P की जगह भी क्या रखा जाएगा P, मूलधन आप X भी मान सकते थे, अगर मूलधन आप X मान लेंगे तो यहाँ XX आ जाएगा, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। मूलधन हमने मान लिया X था तो ये X इंटू R यानी कि 5 और टाइम 6 वर्ष वो बटे में 100, 5 से 100 को काटिए 20 बार में कट जाएगा। अब ये हो गया 2600 बराबर हर समान कर लेंगे तो 20x और प्लस 6x बटे 20। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 26x बराबर 2600 गुणे 20, ठीक। 26 गुणे 100 और x बराबर कितना हो जाएगा, 100 का गुणा 20 में होगा तो ये हो जाएगा 2000। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, 138 के संपूरक का कोटि पूरक है। अब 138 डिग्री का संपूरक, 138 डिग्री का संपूरक कोण, तो दो कोणों का जब योग होता है 180 अंश तो उन दोनों कोणों को हम कहते हैं संपूरक कोण। तो 138 और x का योग देखिए कितना हम दिखा देंगे 180 अंश, x हमको पता नहीं है तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 42 अंश, ठीक। x की वैल्यू आ गई 42 अंश। अब यहाँ पे इतने को आप समझिए 42 अंश, 42 अंश का कोटि पूरक, 42 अंश का कोटि पूरक आपको बताना है। तो 42 अंश का कोटि पूरक, दो कोण कोटि पूरक कब होते हैं, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 42 यानी कि ये कितना आ जाएगा 48 अंश। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी होगी। अब यहाँ पे देखिए दो जगहों के बीच जो है वह दूरी जो है वह 2000 किलोमीटर की है, ठीक है। अब यही जगह अगर मान लेते हैं कोई 125 किलोमीटर की जगह है, उसको मैप पे कितना दिखाया जाता है आधा सेंटीमीटर से, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर को किससे दिखाया जाता होगा, 1 सेंटीमीटर को, इसी को दूना कर लीजिए 125 का तो ये हो जाएगा 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर को मैप पे 1 सेंटीमीटर दिखाया जाता है, यही हमको पैमाना मिल गया। तो 2000 किलोमीटर को कितने से दिखाया जाएगा, 2000 में 250 से भाग दे दीजिए, 8 बार आ जाएगा तो 8 सेंटीमीटर से दिखाया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
प्रश्न संख्या 9 है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेमी, 3 सेमी, 2 सेमी है, तो 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता है। एक आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई आपको और ऊंचाई दी गई है। अब ऐसे ही 8664 सेंटीमीटर घने को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, यह पूछ रहा है। तो देखिए, बक्से का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। बक्से का आयतन ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। ये हो जाएगा 4 त्रिक 12, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर क्यूब। और हमको कितना जगह है जो है, कितने घनों को भरना है, 8664 सेंटीमीटर क्यूब को। और एक बक्से में हम भर पा रहे हैं 24, तो 24 से भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा बक्सों की संख्या, कितने बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अब देखिए भाग दीजिए, 4 से नीचे काटेंगे तो 6 बार में, ऊपर काटेंगे तो 2 1 6 6। ठीक, अब देखिए 2 1 6 6 आ गया। अब इसको बटे में है 6 और देखते हैं 6 से कटता है कि नहीं। 6 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, फिर बच जाएगा 3 हासिल भी, और ये हो जाएगा 6 36, तो 6 बार जाएगा और 6 और बचा 1 बार जाएगा। कितना आ गया, 361 बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी पूरे आयतन को भरने के लिए। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक बक्से में 24 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, तो 8664 क्यूब हमको भरना, तो कितने बक्सों की आवश्यकता होगी ये निकालने के लिए 8664 में हमने 24 से भाग कर दिया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10 है, 1 सेमी भुजा वाले 24 घनों को परस्पर जोड़ करके एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार का परिमाप 12 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई होगी। अब देखिए 1 सेंटीमीटर के 24 घन को जोड़ करके घनाभ बनाया जा रहा है। जैसे आपके पास लूडो की 24 गिट्टियां हैं मान लेते हैं, तो इन्हीं को जोड़ करके आप क्या कर रहे हो, घनाभ का निर्माण कर रहे हो, घन से घनाभ आप बना रहे हो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर भुजा, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इन्हीं सबको बगल ऐसे आपके पास 24 है, जिसका 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ये हो गया घन 1 सेंटीमीटर क्यूब का, और इससे आप बना रहे हैं घनाभ। ठीक, तो घनाभ में आपको दे दिया गया है कि जो घनाभ का जो आधार है, ठीक, उसका जो परिमाप है वह कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो आपको घनाभ की ऊंचाई क्या होगी यह बताना है। अब देखिए घनाभ के आधार में जो होगा वह लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। ठीक, ऊंचाई जो है हमको निकालना है, h बराबर क्वेश्चन। अब देखिए आपको प्रश्न में परिमाप दिया गया है, ये आयत है। ठीक है, जो आधार है वह आयत है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 12, यानी कि लंबाई धन चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा, 12/2 यानी कि 6। L प्लस बी बराबर जो वैल्यू आ जाएगी वह 6 की आ जाएगी, और ये जो घनाभ निकलेगा इसका भी जो वॉल्यूम होगा वह कितना होगा, 24 होगा। ठीक, 24 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यही 24 क्यूब से मिलके बना है, और एक एक क्यूब की सारी 1 सेंटीमीटर क्यूब की सारी जो घन है क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसका जो घनाभ का आयतन होगा, यानी कि L इंटू बी इंटू एच जो होगा वह कितना होगा, वह 24 के बराबर होगा। ठीक, ये चीज आप समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद यहां से हम लोग, ये 2 इक्वेशन है हमारे पास, यहां से हमको h की वैल्यू निकालनी है। ठीक, और यहाँ एक चीज और आप ध्यान में दीजिए, L और B की वैल्यू इस तरह होनी चाहिए कि यह घनाभ बने। ठीक है, L और B की वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे L की वैल्यू 1 हो गई तो B की वैल्यू 5 हो गई, लेकिन लंबाई को हम लोग ज्यादा रखते हैं तो इस तरीके से
उल्टा रखिए, L की वैल्यू 5 हो गई, L की वैल्यू अगर 5 होगी और B की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो आप इमेजिन करके देखिए, लंबाई 5 है और चौड़ाई 1 ही है, ठीक। तो इस तरीके से अगर जोड़ के एक हम घनाभ बनाने की कोशिश करेंगे तो 24 गिट्टक ही हमारे पास, पूरा घनाभ बनेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि 5 चौक 20 होता है, 5 के उसमें 5 के गुणन में, मल्टीपल में गिट्टक लगेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा घनाभ बनाना। इसी तरीके से अब 4 और 2 आप अगर देखेंगे तो पॉसिबल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए L और B की वैल्यू 4 और 2 हो जाएगी, 4 गुणे 2 गुणे H बराबर 24, और इसके बाद H बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुणे 2 8 से भाग हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। H की जो वैल्यू आ जाएगी, H की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श का वर्गाकार टाइलों से पूर्णतया ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या है। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से ढकना है, ठीक है। और प्रत्येक टाइल की जो लंबाई है वह 50 सेंटीमीटर है। अब देखिए, इस तरीके से एक वर्गाकार कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वह 10 मीटर की है, ठीक। और एक टाइल है, एक वर्गाकार टाइल है जिसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वह 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। यानी कि कितना हो गया, इसको 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आधा मीटर। अब इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया, वह कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 100 मीटर स्क्वायर। और इसका जो एरिया आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, हाफ इंटू हाफ 1/4 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब पूरा पूरा ढकने के लिए 100 मीटर स्क्वायर एरिया ढकना है, और एक बार में ढका रहा है 1/4 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो संख्या निकालने के लिए यही कर देंगे, जो पूरा एरिया है उसमें से एक टाइल द्वारा जितना एरिया कवर कर रहा है यह हम निकाल, इसी से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 4 का गुणा अंश में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 400, यानी कि 400 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गणितीय समचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता या समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल और गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। तो देखिए, समचारण का जो अर्थ होता है, गणितीय समचारण उल्लेख, ठीक है। समचारण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना। अब समचारण उल्लेख का मतलब क्या होता है, गणितीय समचारण उल्लेख का पूरा मतलब समझिए कि गणित की जो भी चीजें हैं उसको एक से दूसरे तक पहुंचाना। तो गणित के जो भी विचारों को समाहित किया गया है, संगठित किया गया है, उसकी जो क्षमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गणितीय समचारण उल्लेख। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है। अब देखिए, मौखिक रूप से बच्चा सवाल हल कर ले रहा है, लेकिन जब वो लिख के सॉल्व कर रहा है तो गलतियां हो रही हैं, ठीक है। तो इसका अगर आपको उपचार करना है, इस गलती के बच्चे को इसको ठीक करना है कि वह लिख के भी सॉल्व कर ले, तो आप किस तरीके से करेंगे, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना या वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, या उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों।
या डी संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके लिखना। तो सबसे उचित जो होगा वह उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल हों और उसे खाली स्थान भरना हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, खाली स्थान भरने में क्या होता है, कहीं से कुछ सॉल्व होता है, कहीं से कुछ सॉल्व होता है, कहीं पे छूटा होता है, वह करना होता है। तो ऐसे में जहां बच्चा अटक रहा होगा, हो सकता हो कि वो चीजें सॉल्व की गई हो और जहां पे वह सॉल्व कर ले रहा जो स्टेप वह नहीं दिया हो। तो इस तरीके से बच्चे कई 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 खाली स्थान वाले क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वह निपुण हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, मानसिक गणित संबंधित गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। मानसिक गणितीय संबंधी गतिविधियां क्यों महत्वपूर्ण हैं, वह क्या अवसर उपलब्ध कराती हैं, यह आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। देखिए, पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना, कलन विधि एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना, या परिकलन में परिशुद्धता के लिए उसकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उसके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना, या ऑप्शन डी मानसिक समगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मानसिक गणित संबंधी जो गतिविधियां हैं वह क्या करती हैं, वह मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मानसिक गतिविधि से क्या होगा कि शिक्षार्थी जल्दी जल्दी सोचेगा कि मुझे क्या प्रक्रिया करनी है और वह जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पूरी प्रक्रिया की हाँ इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है और इस तरीके से यह प्रश्न हल होगा। इस तरीके से बच्चे जो होते हैं वह तेज गति से समस्या का समाधान प्राप्त करने की या गणना करने की जो प्रयत्न होता है उसको करते हैं और इस तरीके से जो बच्चा है उसका प्रक्रियात्मक ज्ञान जो है वह बढ़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रिया का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का के प्रचालन होंगे। केवल सदृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, अंकीय घड़ी और सदृश्य घड़ी पे समय पढ़ना आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना, मिनट सेकंड में संबंध। केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एएम पीएम की संकल्पना, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। तो देखिए, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्रचालन क्या क्या होगा। अब देखिए, कभी भी बच्चे को आपको समय के बारे में बताना है, घड़ी में समय देखना बताना है, तो आपको सारी चीजें बतानी है। अंकीय घड़ी भी आपको दिखानी है, सदृश्य घड़ी पर भी समय पढ़ना आपको बताना है। ठीक है, और आधा घंटा और चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम पीएम, ये सारी चीजें बतानी है ताकि बच्चा ढंग से सभी चीजों को समझ पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप प्रश्न संख्या 16 है, प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थी की सहायता करते हैं किस चीज में, मूलभूत संक्रियाओं को समझने में
स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में या परिकलन कौशल के संवर्धन में। तो यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर पर टेनेग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप, ये सब क्या करते हैं, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करते हैं। किस स्थान का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है, यह बच्चा समझ पाता है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 है, हमीदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सादा संख्या प्रतिरूप पैटर्न्स का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित संख्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सकें कि जब एक भाजक 10 से घटत होती है और दूसरे 10 की घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान रहता है, या यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है, या यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल 10 की घात से घटता है, या जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे को 10 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल समान रहता है। अब देखिए प्रश्न में यहाँ पे ये छूट गया था, 21/7 बराबर, हमीदा जो बोर्ड पे लिख रही है वह लिख रही है 21/7 बराबर है, ये लिखिए, या 2.1 भागा 0.7 लिखिए, या 0.21 भागा 0.07 लिखिए, या फिर इसी को आप इतना भी लिख सकते हैं 0.021 भागा 0.007। ठीक, ये भी बराबर है। तो वह प्रश्न के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन करे। मान लेते हैं यही प्रश्न अगर दे रही है, इन्हीं सब का मान निकालना है, इसी सब का हमीदा ने बोला है कि मान निकालना है। आप 21 का भाग 7 में करके देख, 21 में 7 से भाग करके देखो, और 2.1 में 0.7 से भाग करके देखो, और 0.21 में 0.07 से भाग करके देखो, और 0.021 में भाग करके 0.007 से भाग करके देखो। तो वह इससे क्या अवलोकन, वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन करें। क्या अवलोकन करें? जब एक भाजक 10 से घटत होती है तो दूसरे की 10 के घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान रहता है, यह नोटिस करें। या यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। अब देखिए यही बात जो है वह सटीक है। यदि भाजक और भाज्य, भाजक मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है और भाज्य जिसमें भाग दिया जा रहा है, दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं, यानी कि 10 की घात से आप चाहे 10 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, या 100 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, या 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो भागफल का जो मान रहता है वह समान रहता है। यही हमीदा सिखाना चाहती है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 18, गणित में निंदात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? संक्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावक को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना, या प्रगति पत्रक को भरना। तो गणित में जो निदानात्मक परीक्षण होता है इसका बच्चों की जो समझ में रिक्तियां हैं उसको जानना। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 19 है, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में 100 पुस्तकें नष्ट हो गईं, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं, 19 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? अब देखिए फरहान जो है वह कहानी अनुभाग में गया है
100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, 20 पुस्तकें जो है उनका पता नहीं है और 219 पुस्तकें अलमारी में है, 132 पुस्तकें पढ़ने को दी गई। इन चारों संख्या को आप जोड़ लेंगे, बच्चे जोड़ लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी। ठीक है, अभी कितनी है, यह तो जो अलमारी में है, जो पढ़ने को दी गई है वो है। फिर अब यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकते हैं, क्या मूल्य बच्चों में जाएगा इस प्रश्न के द्वारा। अन्य की सहायता करना, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, या पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, या सहयोग की संवेदनशीलता। तो यहाँ से बच्चे समझ पाएंगे कि जो पुस्तकें हैं वह हमारे ही काम में आती हैं और पुस्तकें ना नष्ट होनी चाहिए और ना गायब होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, यह मूल्य सीख पाएंगे इस प्रश्न से बच्चे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, भिन्न की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। उपयुक्त गतिविधि है विषय वस्तु पश्चात गतिविधि, समय की बर्बादी, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, विषय वस्तु संबंधी गतिविधि। अब देखिए टीचर को भिन्न के योग के संकल्पना पढ़ाना है और इसके पाठ संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक ने पट्टी मोड़ गतिविधि का प्रयोग कर रहा है और यह जो गतिविधि है वह गतिविधि क्या कहलाती है, यह गतिविधि जो है वह विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि कहलाती है। ठीक है, अभी जो शिक्षक हैं वह गतिविधि को तैयार कर रहे हैं ताकि क्लास में बच्चे को बता पाए। ठीक है, इस तरीके से जब दर्शा के बच्चे को सिखाएंगे तो वह और अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, तो विजुअल लर्निंग बहुत अच्छी होती है, आप सभी लोग जानते हैं। देख करके जब हम कुछ सीखते हैं तो वह बच्चों को ज्यादा याद रहता है, हमको ज्यादा याद रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सभी प्रश्नों को यहाँ पे हमने हल कर लिया। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो को आपको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, कम से कम 5 मित्रों में। और इसी तरीके से लगातार हम आपके लिए क्लास डेली लेकर के आते हैं 7 और 8 बजे। अब यहाँ पे अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है, ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरीके से मैथ की क्लासेस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप सभी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। अब इस क्लास में अब तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।